तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये बीएसएन की सीरीज़ कंटिन्यू है। तो कल हमने डिस्कस किया था पास्ट पेपर्स के हवाले से, जो जनरलाइज क्वेश्चंस थे उनको हमने कल डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने पास्ट पेपर स्टार्ट किया है ईयर वाइज के हर साल जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, आज का जो पास्ट पेपर है जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास 2023 का, यानी कि 2023 के अंदर एनटीएस ने बीएसएन का जो एग्ज़ाम लिया था वो पेपर कैसा था, किस तरह का था, और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनका सॉल्यूशंस किस तरह से सॉल्व करना है उसे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पोर्शन दिया हुआ है वो पोर्शन हमें इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है। तो इंग्लिश के पोर्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी बिलो ईच। स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है एक अप्रोप्रिएट वर्ड को ऐड करके। तो स्टूडेंट्स, टोटल 4 वर्ड दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इन चारों में से हमने एक वर्ड अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए से इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को किस तरह से हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, डिड मिस्टर फहीम डैश द रेफरेंस बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ए लोन दिया हुआ है, बी बोरो, सी लैंड, डी सेंड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन बी, बोरो। डिड मिस्टर फहीम बोरो द रेफरेंस बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, लोन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बुक एज अ लोन तो आ नहीं सकती। लैंड भी नहीं हो सकता, सैंड भी नहीं हो सकता। बोरो का मतलब है उसने ली है, कहाँ से बुक ली है, एक स्कूल लाइब्रेरी से। इस तरह से स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके हमने सेलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डेश ऑफ द न्यू हॉस्पिटल विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। कह रहे कि एक न्यू हॉस्पिटल की क्या चीज़ स्टार्ट होगी अगले महीने में। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टेड। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हॉस्पिटल विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। कि हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ में। क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहे हैं, timid by nature the doctor who was alone in his house was frightened। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कह रहा है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउट ऑफ विट्स, आउट ऑफ एट हिज विट्स एंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आउट ऑफ हिज विट्स। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अहमद एनर्जी वाज अनबाउंडेड, हिज resourcefulness, inexhaustibility and his equanimity in the face danger almost। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास आंसर बी, अनकेनी। अनकेनी का मतलब होता है कि इस तरीके से कह लो, ओल्ड या अनयूजुअल। ठीक है, क्योंकि ये डेंजर को फेस कर रहा है, यानी कि जो वो डेंजर हो रही है, जो उसके रिसोर्सफुलनेस है अहमद की, उसमें एनर्जी सारी यूज हो रही है, अनबाउंड हो रही है, तो इसका मतलब होगा अनकेनी, यानी कि ओल्ड या अनयूजुअल। अनकेनी का मतलब होता है ओल्ड या अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, डैश फ्रॉम द कैंपेन्स हैव बीन यूज्ड टू बाय मेडिकल सप्लाईज, फूड एंड एजुकेशनल मटेरियल। कह रहे हैं कि कैंपेन से आई हुई जो हमारे पास कुछ भी देश में आ सकता है, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी, मेडिकल सप्लाईज, फूड खरीदा और एजुकेशनल मटेरियल खरीदा। तो स्टूडेंट्स, लाजमी सी बात है जो हमारे पास रेवेन्यू आया होगा कैंपेन से, उस रेवेन्यू के ज़रिए हमने ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, खरीदी हुई होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स की हमने अपोजिट मीनिंग ढूंढनी है। तो पहला लफ्ज हमारे पास क्या दिया हुआ है,
6 के अंदर जो हमारे पास पहला वर्ड इन्होंने दिया हुआ है कॉन्साइज। स्टूडेंट कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट, तो कॉन्साइज यानी शॉर्ट होता है, तो इसका हमारे पास अपोजिट क्या होगा, लेंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कह रहा है एफिनिटी। स्टूडेंट्स एफिनिटी का मतलब होता है लाइक, तो इसका अपोजिट हमने ढूंढना है, तो लाइक का हमारे पास अपोजिट क्या होगा, डिसलाइक होगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 4 लेटर्ड पेयर्स। टोटल हमारे पास 4 लेटर पेयर दिए गए हैं नीचे ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी और डी में। उससे रिलेटेड पेयर हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कर्नल या नट, यानी कि कर्नल या नट कह लें, ये एक सेम फ्रूट से आए हुए वर्ड होते हैं। इसका हमारे पास सिमिलर वर्ड क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेप या रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 टेक्टाइल एंड टच। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, टेक्टाइल या टच। स्टूडेंट टेक्टाइल हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ टच को कहते हैं, कि कितना टाइम लगा या कितना सेंस किया हमने उस टच को। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिव या फीलिंग, यानी कि फील को कितना सेंस किया, इसी तरह टच को कितना सेंस किया था, टैक्टिकल सिमिलर वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 एनाल्जेसिक या पेन। एनाल्जेसिक यूज की जाती है स्टूडेंट्स किस चीज के लिए, पेन के लिए। तो आंसर नंबर 10 में हमें क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं ये हमारे पास यूज होती हैं किसके लिए, एंजाइटी के लिए। तो हमारे पास आंसर नंबर बी। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश का सेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस चीज़ का दिया हुआ है, फिजिक्स का दिया हुआ है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कह रहा है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी दी गई है जिसका मास कितना है, जिसका मास है हमारे पास 20 किलोग्राम। उस पर फोर्स कितनी लगाई जा रही है, उस पर फोर्स लगाई जा रही है 200 न्यूटन की। द फोर्स एक्सिलरेट द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। कह रहे वो फोर्स बॉडी को रेस्ट से एक्सिलरेट कर रही है, यानी फोर्स दी गई है हमारे पास, कितनी फोर्स दी गई है 200 न्यूटन। मास दिया गया है हमारे पास, मास कितना दिया गया 20 किलोग्राम। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अंटिल इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमें क्या दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 50 किलोमीटर दी हुई है। अब कह रहे हैं बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो स्टूडेंट्स हमें फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन की, मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस हमने स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिस्टेंस के लिए यूज हो रही है। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे गौर करें तो s इक्वल्स टू वी आई टी, टी यानी कि इसमें टाइम दिया हुआ है जबकि क्वेश्चन के अंदर टाइम मौजूद नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। तो मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या दी हुई है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 50 और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 0। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ये हमें नहीं दिया हुआ, तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन के आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए।
तो स्टूडेंट्स इसमें से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मास को इस तरफ लेके जाना है, तो ये फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। 200 हमारे पास फोर्स दी गई है, 20 किलोग्राम हमारे पास मास दिया हुआ है। 200 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी 10। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकली? एक्सेलरेशन हमारे पास निकली है 10। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई है। अब डिस्टेंस यानी कि अब 2a को आपने लेके जाना है इस तरफ, 2a को इस तरफ लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स वी एफ स्क्वायर यानी कि वी एफ की जगह आ जाएगा 50। तो 50 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट होता है 2500, माइनस जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सिंपली 2500 बन जाएगा। और हमारे पास एक्सेलरेशन 10 दी हुई है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। अब 2500 एक तरफ आ गया, 20 एक तरफ आ गया, डिस्टेंस को वहीं पर छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, और 20 को हमने वहां लेके जाना है। तो 2500 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर क्या बनेगा? 125 मीटर। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर बी। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या कह रहा है? The number of perpendicular component of a force in a Cartesian coordinate system। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनते हैं फोर्स के, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टोटल 2 परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं? कंपोनेंट्स बनते हैं। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, मास ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अर्थ का मास हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं? अर्थ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कह रहा स्टूडेंट्स बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अगर उसकी बॉडी को आपने इक्विलिब्रियम रखना है तो उसकी हाइट को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उसकी हाइट को मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी जिस हाइट पर है वो हाइट मेंटेन रहे। अगर उसको डिस्प्लेस भी किया जाए, अगर उसकी हाइट मेंटेन रहेगी, यानी कि बैकवर्ड ना आए। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ मौजूद है, इसको बॉडी को यहाँ कर दिया हमने, और वो बॉडी रिटर्न ना आए यहाँ से यहाँ, उसकी हाइट जहाँ पर आपने छोड़ा है उसकी हाइट वहीं पर मेंटेन रहे, देन हमारे पास क्या होगा? उसका इक्विलिब्रियम रहेगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, मेंटेन इट्स हाइट्स आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड। अगर बॉडी को यहाँ से उठाकर डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया जाए और वो वापस ना आए, उसकी हाइट मेंटेन रहे वहीं पर, तो उसका इक्विलिब्रियम भी क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहा है? फॉसिल फ्यूल एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, तीन चीजों से आप निकाल सकते हैं, कोल से, पेट्रोल से, या गैस से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोल, पेट्रोल एंड गैस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? न्यूमेरिकल के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने क्या करनी है? उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देख लें सबसे पहले हमारे पास मास। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास क्या मास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो स्टूडेंट्स मास नहीं दिया हुआ, तो आप मास को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W इक्वल्स टू एम जी। इसमें W आपने वहीं रखना है, एम जी का जी उस तरफ लेके जाना है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा W अपॉन जी। W आपको दिया हुआ है 12 W दिया हुआ है, किलो न्यूटन की फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ है? W दिया हुआ है। तो किलो न्यूटन को आपने क्या करना है? किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर देना है न्यूटन के अंदर। तो किलो की जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12,000, और ग्रेविटी हमें क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 किलोग्राम हमारे पास बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या यूज करना है? W इक्वल्स टू एम जी।
W इक्वल्स टू एम जी जब हम यूज करेंगे तो W हमारे पास इन्होंने दिया हुआ 12 किलो न्यूटन। किलो का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1000, तो 12 की जगह 30 आपने लगा देने तो ये बन जाएगा 12,000। इसको डिवाइड करेंगे ग्रेविटी के साथ 10 के साथ, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 12,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1200 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मास निकल के आ गया 1200, तो हम सिंपली हम यूज कर सकते हैं हाफ एज इट इज हमारे पास रहेगा। मास स्टूडेंट्स हमने निकाला, मास हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ स्टूडेंट्स। मास हमारे पास क्या आ गया 1200, और वी स्क्वायर स्टूडेंट्स, वी हमें क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर आप निकालना है, 20 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 400। तो जब आप 600 सॉरी 1200 को जब आप डिवाइड करेंगे 400 के साथ, या सिंपली पहले आप 2 को डिवाइड कर दें 1200 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, इस 2 को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 1200 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनेगा 600 बनेगा। तो इस 600 को आपने सिंपली डिवाइड कर देना 400 के साथ, स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा 24000 जूल बनेगा, जिसको आप 240 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 240 किलो जूल। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है हमें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 3 मीटर, टेक जी। तीन चीजें स्टूडेंट दी हुई है, एक बॉडी है जिसका मास है 50 किलोग्राम, 3 मीटर उसकी हाइट है, ग्रेविटी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी आपने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट आपको सिंपली आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ठीक है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है फॉर्मूला। मास स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 50, और आपको ग्रेविटी दी गई है 10, और हाइट दी हुई है 3। तो आपने 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आंसर आपके पास बनेगा 1500 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 1500 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो इसमें टॉर्क निकालनी है। स्टूडेंट टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू एफ डॉट टी, यानी एफ मल्टीप्लाई डी। स्टूडेंट फोर्स इसमें कितनी दी गई है, फोर्स आपको दी गई है 100 न्यूटन, और डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एसआई यूनिट मीटर होती है, तो मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, और सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर स्टूडेंट्स, मीटर के अंदर। अगर आप 10 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो 10 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 0.1। तो डिस्टेंस आपके पास बन जाएगा 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट जब आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा 0.1 मीटर, तो सिंपली आपने 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, 10 न्यूटन मीटर। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट कह रहा है हेड टू टेल यूज करेंगे तो लाजमी सी बात है आपने दो ही फोर्सेस यूज ऐड कर पाएंगे जब आप हेड टू टेल को यूज करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ए यानी कि 2। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स। दो स्फीयर दिए गए हैं जिसके दरमियान सेंटर डिस्टेंस क्या दिया गया, दो स्फीयर है, एक हमारे पास ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर का। यहाँ डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है किस चीज का, कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। देन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर, कह रहे दोनों स्फीयर के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, जबकि हर एक स्फीयर का मास कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 20 है। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली ग्रेविटेशन फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू
अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जी की वैल्यू आपने याद रखनी है, जी कांस्टेंट होता है 6.64 इंटू 10 की पावर 11 और m1 m2 पहले का मास और दूसरे का मास 1000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन आर स्क्वायर, तो 0.5 दिया हुआ, इसका स्क्वायर निकालना है आपने, देन आपने पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, देन आपके पास सिंपली आंसर निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का सिंपली आंसर क्या बनेगा, सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास 4.31 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू रखेंगे, m2 की वैल्यू रखेंगे, r का स्क्वायर निकाल कर सबको डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 2.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यानी कि 20 का आंसर आपके पास क्या बनेगा, डी बनेगा। तो देन आते हैं हम 21 के पास। 21 हमें क्या दिया, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होती है, आपने याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इन द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जिसके अंदर इस जो c है, इस c का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके पास क्या बनेगा, डी, स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से दोबारा से न्यूमेरिकल एक दे दिया है इन्होंने। न्यूमेरिकल 2023 के अंदर इन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन पिछले साल 2024 के अंदर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे। इस साल STS टेस्ट ले रही है, तो मेरे ख्याल से इतने न्यूमेरिकल्स इन्होंने नहीं देने, इन्होंने सिंपली क्वेश्चंस दे देने हैं, फिर भी एहतियातन आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट क्या कह रहा है, मास दे दिया गया 500 ग्राम, स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टून एट द टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम। तो स्टूडेंट 500 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। यदि मास आपके पास कितना आ गया, 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह आपने 0.5 लिखना है, वी की जगह 20 का स्क्वायर निकाल लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 100 जूल का आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, बी, 100 जूल। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास क्या दे रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हिज स्टेटमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको डेफिनेशन दी गई है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास क्या कह रहा है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस रोटेशन। स्टूडेंट्स ये आपको डेफिनेशन दी गई है, किस चीज़ की, टॉर्क की डेफिनेशन दी गई है। तो उसके बाद कह रहा है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। स्टूडेंट ये डेफिनेशन दी गई है वेलोसिटी की, सिंपली आपने ये डेफिनेशन को याद रखना है। बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 27 में जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, कि बॉडी हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी अगर उसकी एक्सेलरेशन क्या दी गई हो, एक्सेलरेशन उसकी 0 दी गई हो। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 अगेन इन्होंने एक न्यूमेरिकल दे दिया क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, स्टूडेंट डिस्टेंस दिया गया है और फोर्स दी गई है और वर्क डन मालूम करना है। दोस्तों आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स दी गई है 300 न्यूटन और डिस्टेंस आपको दिया गया 35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 10500 जूल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, सी बनेगा, फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास क्या कह रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो सिंपली आपको पता है सेल्सियस के अंदर कितना बनेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर।
क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि इनमें से हमारे पास पावर का यूनिट कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास हॉर्स पावर है ये भी पावर की यूनिट है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पावर की यूनिट है, वॉट भी पावर की यूनिट है, न्यूटन मीटर ये हमारे पास क्या है, पावर की यूनिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास डी होगा। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर द मास ऑफ मार्स, मार्स का मास दिया गया है किलोग्राम के अंदर और उसका रेडियस दिया गया है किलोमीटर के अंदर। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मास। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला कैपिटल G की वैल्यू आपने पुट इन करनी है, ठीक है। और मास की वैल्यू आपने पुट इन करनी है और डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर निकालना है और वैल्यू को सॉल्व करना है, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, सिंपली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या दिया हुआ है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ मिरेज आर ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ मिरेज आर ड्यू टू। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन ओनली। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली इसका आंसर होगा बी। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ स्टूडेंट्स है द अरेंजमेंट यूज फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन। स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी लिखे होते हैं स्टेपिंग और स्टेपिंग डाउन के, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर होते हैं दोनों। स्टेपिंग अप का फॉर्मूला, स्टेपिंग डाउन का फॉर्मूला, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल दिया गया है हमें, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंगल किस एंगल पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया 20 न्यूटन और उस फोर्स को आपने मालूम करना है। तो सिंपली स्टूडेंट आपने फॉर्मूला यूज कर लेना है Fn अपॉन कोस थीटा। फोर्स यूज करना है, कोस यूज करना है, 30 डिग्री है तो वहां आपने 30 डिग्री यूज कर लेना है, इसको आपने सॉल्व करना है, देन आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। The unit capacity of a capacitor is क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास क्या कह रहा है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी की यूनिट आपने याद रखनी है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी की यूनिट होती है फैरेड। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट आपने फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल मालूम करना है, तो आपको पता होगा फोर्स किसके बराबर होती है, 1/t 1/टाइम। तो फोर्स का रेसिप्रोकल क्या दिया गया, टाइम दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड। देन स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या कह रहा है, कपल इज फॉर्म्ड बाय, कपल किस तरह बनता है, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक सेम लाइन पे मूव करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, कपल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बनेगा, टी बनेगा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द सेम लाइन। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39,
देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास क्या दिया हुआ है? अ ब्लॉक वेट, एक ब्लॉक दिया गया जिसका वेट है 20 न्यूटन, जिसकी हाइट दी गई है 6 मीटर और उसका पोटेंशियल एनर्जी आपने मालूम करनी है। तो सिंपली आपने फॉर्मूला यूज करना है mgh का। तो स्टूडेंट्स जो है mgh तो नहीं दिया गया, आपकी जो w वेट दिया गया और हाइट दिया गया। तो स्टूडेंट फॉर्मूला के अंदर हाइट तो मौजूद है h, तो w स्टूडेंट आपको पता होगा w बराबर होता है mg के, तो mg की जगह w यूज कर सकते हैं हम। तो mg की जगह 20 आ जाएगा, h की जगह 6 आ जाएगा। 20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 जूल स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार्स को स्टेबल स्टूडेंट्स किस तरह से किया जाता है? तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेसिंग कार्स को स्टेबल किया जाता है वो हमारे पास किस चीज़ के जरिए किया जाता है? लोअरिंग दियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना कम करते जाएंगे वो उतनी स्टेबल होती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश का पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास दो पोर्शन लेते हैं 2023 के पास पेपर के अंदर, एक केमिस्ट्री का पोर्शन और एक हमारे पास होगा बायोलॉजी का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर कह रहा है द मोस्ट सुइटेबल मूड केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 4010 5s2 5px। कह रहा है कि इसके अंदर मोस्ट सुटेबल रिएक्शन कौन से हो रहे होते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुताबिक ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। क्यों? बिकॉज जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दी हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज में बहुत बड़ी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और ये क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है हाइड्रोजन को मीथेन के अंदर और मिथाइल आयोडाइड सिंपली बना सकता है। स्टूडेंट ये आयोडीन की हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयोडीन सिंपली मिथाइल आयोडाइड बना सकता है मीथेन को हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है इस वजह से। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या कह रहे हैं? द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या कह रहे हैं? क्रोमियम एटम की मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स क्रोमियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 24। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 6 2 2 कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद 3s2 3p6 हो गए, 10 टू 12 हो गए, देन 18 हो गए, 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। 3d4s1 क्यों हुआ स्टूडेंट्स? आपको पता है कि 3d अगर हम 4s2 रखें तो 3d4 हो जाएगा। तो d के ऊपर ना कभी 4 आते हैं इलेक्ट्रॉन और ना ही कभी 9 आते हैं। जब भी d के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आए तो वो हमारे पास 5 हो जाएंगे और जब भी d के ऊपर 9 आए तो वो हमारे पास 10 हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास 4 बन रहे हैं तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर d को दे देंगे तो ये हमारे पास 4s1 3d5 बनेगा। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा 4s1 3d5। इसको हम लिख सकते हैं 3d5 4s1। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर कह रहा है साल्ट दे कैन डेवलप अ बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। क्या कह रहा है कि एक सॉल्ट हमने लेना है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिसोल्यूशन करें तो वो हमारे पास क्या बनना है? बेसिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट NaCl, NaCl को अगर हम वाटर के साथ मिलाएं, ठीक है स्टूडेंट, NaCl को अगर हम वाटर के साथ कंबाइन करें तो H है OH है, H और OH। तो स्टूडेंट जो Na होगा ये कंबाइन हो जाएगा OH के साथ, तो ये क्या बना लेगा? NaOH। तो स्टूडेंट आपको पता है NaOH हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो जब भी हम NaCl को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। क्वेश्चन 44 में कह रहे हैं हाई परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर रिजल्ट इन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो 2.2 होती है और फ्लोरीन की 4 होती है। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंस ज़्यादा बन रहा है तो इसकी आयोनिक करेक्टर हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा 40 नियर अबाउट 43%। फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 45 है सोडियम एटम होगा क्योंकि सोडियम एटम की स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट होती है जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम
बना सकता है। इसका आंसर होगा डी। मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय एडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड द आयोनाइजेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे KCl, तो उसकी आयोनाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है इस पे, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड है NaO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाना है NaCl के साथ, तो ये NaCl दोबारा बन जाएगा। देन हमारे पास ये वापस से वही रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाना है KCl के साथ, तो वापस से ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी NaOH, और ये वापस से हमारे पास KCl बन जाएगा, तो ये हमारे पास अनचेंज ही रहेगा, तो इसका आंसर होगा ए। उसके क्वेश्चन नंबर 47, पासिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें तो इसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी डिक्रीज। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर जब ये ऐड होगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होगा, तो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और उसकी आयोनाइजेशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा स्टूडेंट्स। इस वजह से ये हमारे पास डिक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 48, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या कह रहे हैं? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ की लोवेस्ट वैल्यू हमने कहाँ पर देखनी होती है? इसको पता कैसे चलेगा? अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि sp हमारे पास हो, तो वो हमारे पास क्या होगी? बॉन्ड लेंथ की हमारे पास ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या आएगी? बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सुनिए, ये कह रहे हैं लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कम से कम हमारे पास वैल्यू कहाँ से बनेगी? तो कम से कम हमारे पास अगर हम 48 में देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? बी बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ बॉन्ड मजबूत होगा वहां सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में। तो बॉन्ड मजबूत कितना होगा? सिंगल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, डबल बॉन्ड उससे ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ट्रिपल बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम होता जाता है। जितने आप बॉन्डिंग बढ़ाते जाएंगे उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 का हमारे पास सिंपली आंसर बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट 50 का हमारे पास ये डिक्रीज कर देगा एसीटेट आयन कंसंट्रेशन को। क्यों? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर। जो वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन की एसिडिटी को क्या कर देगा? उस सॉल्यूशन की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। एडिशन ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू 100 सेंटीमीटर, जिसकी बुफर सॉल्यूशन पीएच दी गई है 3। अब उससे ओवरऑल पीएच निकालनी है। तो स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड की लगभग अगर हम पीएच देखें तो 0 के बराबर होती है, 0.1 या 0.2। इस पर कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ना, तो कोई ज़्यादा अफेक्ट ना पड़ने की वजह से तो ये मेंटेन रहेगी पीएच। इसमें लेस देन 3 अप्रोक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर परफेक्ट जो बनना है वो मेंटेन 3 बनना है। देयरफॉर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज एंटायरली रिस्पांसिबल फॉर स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए, वाटर, नाइट्रोजन, मीथेन और मिथानॉल। इसका आंसर होगा मीथेन। इसकी वजह क्या है हमारे पास? क्योंकि मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सेंटर एटम विल अंडरगो एक स्टेबल जो है हमने क्या बनानी है?
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनानी है तो स्टूडेंट्स के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी चाहिए थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम स्टूडेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि दो ऑक्सीजन है हमारे पास मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा, इस पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा, तो इसका पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स किस तरह से फॉर्म होना है, pp ओवरलैप करेंगे, ss ओवरलैप नहीं कर सकते, pp, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन होते तो ss ओवरलैप करता। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, व्हेन 2 सेंटीमीटर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 100 ml, जिसकी pH कितनी दी गई है 8, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स बिल्कुल ही बहुत कम है, तो जो हमारे पास बहुत कम है 2 सेंटीमीटर क्यूब, मेरे ख्याल से इसको कोई इफेक्ट नहीं बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 55 है, इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, डी, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो हमारे पास NaOH की वजह से, तो अनप्रेडिक्टेबल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम एटम है कन्वर्ट होता है नियोन एटम के अंदर, यानी कि सॉलिड था गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है सॉलिड जब भी गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, सब्लिमेशन रिएक्शन होता है। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन बेरियम हाइड्रोक्साइड विल रिजल्ट, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम दोनों को ऐड करें तो उसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीशी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, dd ऑर्बिटल सबके आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएंगे। तो फॉस्फोरस का अगर हम देखें तो 5 इसके वैलेंस शेल में होंगे, तो 5 इसके ऑर्बिटल बनेंगे, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक आएगा, तो इसमें पेयर बन नहीं पाएगा, सारे अलोन होंगे, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। फिर हम मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है स्पीशी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एंड्रोजेनिक रिएक्शन होगा, ये एंड्रोजेनिक रिएक्शन ज़्यादातर पी ब्लॉक के अंदर होता है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है पी ब्लॉक की दी गई है, तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करेगा एनर्जी को, एंड्रोजेनिक का मतलब होता है ये ऑब्जर्व करता है एनर्जी को। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द फर्स्ट बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बाय, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जो हमारे पास नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल के अंदर, जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास पी बॉन्ड बनेगा, और पी बॉन्ड में से भी हमारे पास कौन सा वाला पी बॉन्ड बनेगा, पी हेड ऑन ओवरलैप होगी। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं 61 की तरफ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो स्टूडेंट जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ती जाएगी, तो सिंपली इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय, उसमें एनर्जी हम सिंपली हम मालूम करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के जरिए, तो इसका आंसर होगा सी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसमें प्राइमरी अल्कोहल नाम से ही पता चल गया, इथेनॉल हमारे पास इसका आंसर होगा। देन हम मूव करते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जनरली डिक्रीजेस, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। Passing of hydrogen sulfide gas through dilute solution of acidic acid will result into, तो स्टूडेंट हम मूव करें आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड को इंक्रीज कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को डाइल्यूट करें किसके जरिए, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड के साथ, तो उसके हमारे पास आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर बी होगा। 66 की तरफ मूव करें, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल दिए जाएं, एन एटम मस्ट पॉसेस द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं, देन स्टूडेंट्स हमारे पास एस होगा, पी होगा, डी हमारे पास 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं और उसकी अजीमुथल वैल्यू हमारे पास होती है 2, तो इसका आंसर सिंपली आपके पास क्या बनेगा, सी बनेगा। देन स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनानी है जिसके अंदर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम रखेगा, तो सिंपली स्टूडेंट्स क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 67
7 को हम देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तभी हमारे पास ये पॉसिबल है। सेम इसी तरह स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विल बिकम द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाना है 68 के अंदर, 68 के अंदर हमारे पास बन जाना है सोडियम आयन। क्या आउटर मोस्ट शेल हमारे पास रिमूव हो रहे हैं तो सिंपली आयन ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 69, मीथेन मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। मीथेन मॉलिक्यूल की जीरो डाइपोल मूवमेंट की वजह आपने बतानी है। इसकी वजह आपके पास होती है उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इस वजह से उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। टेट्राहेड्रल जिसकी होगी वो हमारे पास जीरो ही होगा। In the presence of strong electric field, spectral line of atom will split on producing electrical field। जब भी आ जाए तो वो कौन सा अफेक्ट होगा, स्टार्क्स अफेक्ट होगा। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए वो हमारे पास सीमेंट्स अफेक्ट होगा। केमिस्ट्री की इसकी डेफिनेशंस दी गई है। देन हमारे पास स्टूडेंट बॉटनी और zoology, which of the following has क्लाइटिलम। तो स्टूडेंट्स किसके अंदर होगा, क्लाइटिलम। आपको पता होना चाहिए अर्थ फॉर्म के अंदर ये मौजूद होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वर डिस्कवर्ड बाय। एंजियोस्पर्म की डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्शिन एस जे ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। देन स्टूडेंट 73, रिंगवॉर्म डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय। आपको पता होना चाहिए रिंगवॉर्म किसकी वजह से होती है, माइक्रोस्पोर्नम की वजह से क्या होता है, रिंगवॉर्म डिजीज होती है। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 74, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान जो कॉमन फेज आता है वो ग्लाइकोलाइसिस, जिसका दूसरा नाम ही सामने आपको इस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट फोर्थ वेंट्रिकल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो पता होना चाहिए मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइलोइड इज मॉडिफाइड एज। फाइलोइड किस चीज को मॉडिफाइड करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लीफ को ही क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा। द कॉलीफ्लावर यूज एज अ वेजिटेबल। ये एक अनडिफरेंशिएटेड कॉम्पेक्शन होती है लीफ की, तो ये सामने ऑप्शन दिया गया अनडिफरेंशिएटेड कॉम्पेक्शन ऑफ लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 78, व्हिच वन फैक्टर हैज लीड टू कम एक्सटेंशन इन द लेग। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो कि लेग को लॉस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर फिशिंग भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, वेस्ट भी होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, पैलिकल इज प्रेजेंट इन। पैलिकल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए अमीबा अपैरेटस के अंदर ये मौजूद होता है। तो आंसर बी। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज द मोस्ट थ्रेटनिंग एरिया ऑन द अर्थ फॉर वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल के लिए थ्रेटनिंग एरिया आपने ढूंढना है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया होता है। आंसर बी। टेक्निक of producing a cell line whose member contain identical copies। जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में हमारे पास क्या कह रहा है, सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन। इसको आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है सिल्वर फिश को अंदर। इन अवर रेस्पिरेटरी एयर ऑक्सीजन कंटेंट 16%। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट होता है। जो हम एयर को एक्सपायर करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का तादाद जो होती है वो 16% मौजूद होती है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। 84, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली असेप्रोफाइट, लेकिन ये पैरासाइट तो है लेकिन इनके पास एक फेवरेबल कंडीशन होती है, इसीलिए ये फैकल्टेटिव कहलाता है। अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये फैकल्टेटिव नहीं कहलाएंगे, ये पैरासाइट ही कहलाएंगे। A cavity formed by the disintegration of protoxylem trachide in equation is called। स्टूडेंट्स वैल्यू टू पार्क कैनाल जो होती है ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, फॉर्म्ड होगी, एक कैविटी की फॉर्म होगी प्रोटोजाइलम ट्रिचाइज के स्टेम के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस अ प्रोटीन टू हेल्प सब्सटेंस मूव अक्रॉस। उसने एक प्रोटीन के जरिए हेल्प लेकर, उसकी मदद लेकर हमने क्या करना है कि इसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना है। तो हेल्प ले रहे हैं तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा।
अगर हेल्प ना लेते तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता। इन फ्लो द वीन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द टंग। वीन्स जो होती हैं वो टंग से ब्लड को कहाँ पहुंचाती हैं? तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कहाँ पहुंचाती हैं ये, लिंगुअल के अंदर पहुंचाती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? आंसर ए बनेगा, लिंगुअल। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं 88 की तरफ। स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द sporangonia only by the decay of the gametophyte is funaria। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हेरिडिटी डिटरमाइंस आर नोन एज। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास प्लाज्मिड कहलाती है। द एटीपी इज फॉर्म्ड इन, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्जाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड? सो इसका आंसर होगा गैन्युलस। एग लाइन मेमल्स बिलोंग टू, एग लाइन्स जो मेमल होते हैं कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मोनोट्रीम्स के ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन है, लास्ट सेशन है 93। फ्लेक्सिंग और बेंडिंग ऑफ आवर आर्म, हमारी आर्म का फ्लेक्स होना और बेंड होना ये बाइसेप्स की वजह से होता है। अब पायरामिडाइन डेट इज एब्सेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो कि आरएनए के अंदर एब्सेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए थाइमिन जो आरएनए के अंदर नहीं होता, ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है, और यूरेसिल डीएनए के अंदर नहीं होता, आरएनए के अंदर मौजूद होता है। ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्पोसिटाई। कॉर्टेक्स डेवलप फ्रॉम, कॉर्टेक्स कहाँ से ये डेवलप होता है? ये पेरिबलम के जरिए डेवलप होगा। Nourishing tissue surrounding the spore producing tissue is a young sporangium is tapetum, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। द फिनोमेना ऑफ सल्फर शावर इज फाउंड इन, सल्फर शावर का जो फिनोमेना होता है ये सीस के अंदर पाया जाता है। लीव केव एंड लीव ट्रेंसेस आर सीन इन द, इसका आंसर क्या होगा? सिलोटम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच पोर्शन ऑफ द सेल राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर, राइबोसोम कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? स्टूडेंट्स को पता है न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पास पेपर 2023 का। इंशाल्लाह कल हम अगले ईयर का हम 2024 का सॉल्व कर लेंगे। देन हमारे पास जैसे ही मुझे जो जो पास पेपर मिलते जाएंगे बीएसएन के, वो मैं आपको टेस्ट से पहले सॉल्व करवाता जाऊंगा। और ये पास पेपर उनके लिए भी फायदेमंद हैं जो नेक्स्ट ईयर बीएसएन का टेस्ट देंगे। स्टडी के साथ साथ हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के चैप्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करने हैं और उनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कोई और मेडिकल का टेस्ट दें तो सिंपली इजी हो जाए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको ये ज़रूर आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हम बीएसएन के लिए रीड करें, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो स्टूडेंट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एक एसटीएस का सिलेबस होगा, उस एसटीएस के सिलेबस को फॉलो करना है और उन चैप्टर्स को थोरली रीड करना है आपने। तो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाकर वो सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो सिलेबस के जरिए आपने तैयारी करनी है, उन चैप्टर्स को आपने थोरली रीड करके देन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपकी सीट्स निकल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पास पेपर के साथ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि बीएसएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीएसएन का टेस्ट देना चाहते हैं। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।